इस पे बाजार के फंडामेंटल्स के मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं और विशाल कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए बारे में बात करने के लिए। विशाल IDFC AMC के CEO हैं। विशाल गुड मॉर्निंग, 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। विशाल, जो लेटेस्ट नंबर्स हमने देखे, दिसंबर नंबर के देखे हमने, SIP के नंबर्स, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। ऑलमोस्ट 13,600 को नॉक कर रहा है, तीसरा मंथ है 13,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जहां एक पॉकेट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की जो डिप इन डिप आउट लमसम में करते हैं, बाजार को टाइम करने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो दूसरा एरिया ऑफ द मार्केट है जो लगातार SIP में कोई बदलाव नहीं ला रहा है, जुड़ा हुआ है, ये सस्टेनेबल ट्रेंड लगता है, ये बहुत सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है? धन्यवाद अजय जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने जो ट्रेंड बताया, आई थिंक वो डेफिनेटली हमें सस्टेनेबल लगता है, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर है, कई साल पहले अगर आप किसी रिटेल इन्वेस्टर से अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछते तो हो सकता है आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूछते तो वो बोलते नहीं है। बट आज जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बोलता है नहीं, म्यूचुअल फंड सही है। और वो सही है, जो उसका जो मोमेंटम है वो SIP के नंबर्स में हमें दिखाई देता है। खाली जो मंथली कमिटमेंट अमाउंट है 13,500 करोड़ जो आप दिखा रहे हैं, वो तो है ही, बट जो एक्चुअल नंबर ऑफ लाइव SIP अकाउंट्स हैं, जो एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का एक जो एस्टिमेट होता है, वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। वो भी वो भी हमें कॉन्फिडेंस देता है कि ये खाली बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, B30 से, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी SIPs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इसलिए अगर आप लास्ट 1.5-2 साल में देखें तो ये जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी हैं उसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो जो SIP फोलियोज होते हैं, अकाउंट्स जो होते हैं जो हम ट्रैक करते हैं, करीब 2 साल पहले करीब 3.5 करोड़ होते थे, आज 6 करोड़ हैं। तो आप सोचिए कि इस तेजी से अगर वो SIP अकाउंट्स बढ़ रहे हैं और ये मंथली कमिटमेंट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वो फ्लो का सपोर्ट मार्केट को रहना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में अगर हम और डिटेल में देखें, अगर आप थोड़ा हमें डेटा बता सकें, क्योंकि आप काफ़ी एनालाइज करते होंगे, जो बाजार में इंक्रीमेंटल फ्लो आ रहा है 1.5 से 2 साल या इनफैक्ट 3-4 साल पकड़ लीजिए, प्री कोविड या मिड कोविड से, जब एक एक्सेप्शनल रुख बाजार की तरफ हमारे सिटीजन्स का, सेवर्स का बना, तो वो जो पैसा आ रहा है उसमें एज ब्रेकअप क्या है? क्या मिलेनियल ज़्यादा है, अंडर 30, अंडर 40 ज़्यादा है जो फाइनेंशियल सेविंग्स में ज़्यादा इच्छुक रखा है, रिटायरी के आसपास वाला है जो अपने पॉट को डाल रहा है म्यूचुअल फंड में, भले ही वो डेट में डाले, बैलेंस फंड में डाले, लेकिन वो भी जा रहा है। तो ये अगर थोड़ा डेमोग्राफिक समझाएं कि क्या बिल्टअप है, अभी कौन से सिटीजन्स हैं हमारे जो वाकई में म्यूचुअल फंड्स की तरफ इतनी जोर से आ रहे हैं? सो इसमें अजय जी, एक्चुअली अक्रॉस द एज ग्रुप हम देखते हैं कि काफी नए कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन काफी स्वाभाविक है कि जो यंगर इन्वेस्टर्स हैं, जो समझ लीजिए अपने करियर की शुरुआत जिनकी हो रही है 22 से 24 साल, 25 साल से लेकर 35 साल तक, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, जो एक्सपेक्टेड होगा एक तरह से। दूसरा, अगर आप देखें कि वो किस चैनल से आ रहे हैं, किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड ही है। काफी सारे हैं जो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करते हैं, तो वहां भी ग्रोथ काफी तेज है। काफी हैं जो अपने बैंक्स और जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको यूज करते हैं। लेकिन फिनटेक्स जो हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली आके अपनी अपनी चॉइस बता सकते हैं, वहां पे भी काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कि एक ही सेगमेंट मार्केट में खाली ग्रो कर रहा है। काफी वाइड स्प्रेड ग्रोथ है, लेकिन फिनटेक्स पे भी अंडरस्टैंडेबल है कि भाई जो नई जनरेशन है, दे आर वेरी यूज्ड टू ऐप बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो वो उस माध्यम से आने की आई थिंक वो ट्रेंड हमें दिख रहा है। विशाल जी, अभी आपके जो पोर्टफोलियो में है उसमें जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो ज़्यादातर फंड्स के पास होता है कि फाइनेंशियल हमेशा से सबसे ज़्यादा होगा, सबके पास होगा, आपके पास डिस्क्रिशनरी वगैरह भी है। जैसे 2022 के अंदर सर रेलवेज, छोटे बैंकों ने एक थेमेटिक रोल अपना लिया था, बहुत ज़ोरदार चले। 2023 के अंदर कोई थेमेटिक यानी कोई थीम
आपको लग रही कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखती है, जो चल सकती है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है आपके पास, जो आपने भी अपने एएमसी में रखा हुआ है। अगर 2023 में सेक्टर्स की बात करें तो हमारा जो थीम जो ऐसे बोल रहे हैं, हम ओवरवेट अंडरवेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन और प्राइसिंग वैल्यूएशन की बेसिस पे करते हैं। तो इस साल हमें लगता है, और एटलीस्ट जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें लगता है कि बैंक्स की काफी अच्छी पोजीशन है अभी। जैसा आपको पता है कि बैंक्स में अभी एनपीएस आर एट अ हिस्टोरिक लो, और अगर ये जो ग्रोथ वेव जो दिख रही है सामने, उसके हिसाब से हमें लगता है कि अर्निंग्स इन बैंक्स विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऑयल एंड गैस और एक एरिया है जो हमें लगता है कि वहां पे मार्जिन्स हो सकता है थोड़े नॉर्मलाइज हो जाए, अभी बहुत कम चल रहा है तो नॉर्मलाइज हो जाए, तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है इस साल काफी तेज हो। ऑटो हमें एज अ थीम काफी अच्छा लगता है। हमने इनफैक्ट एक सेक्टरल ऑफरिंग भी लॉन्च करी थी एंड ऑफ लास्ट ईयर में, एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड, क्योंकि ऑटोज में आपने 3-4 साल पहले आपने देखा है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी। काफी अलग अलग कारण थे, नए लॉन्च नहीं हो पा रहे थे, जीएसटी का चेंज था, फिर उसके बाद सप्लाई के प्रॉब्लम्स थी, चिप शॉर्टेज थी कोविड के समय। अब वो सब जो फैक्टर्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो ऑटोज का डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। वो आपको रोड पे आप निकलिए कहीं भी आपको दिखता ही है। बट उसके अलावा मार्जिन्स भी अब थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो ये 3-4 थीम्स हमें लगता है अच्छे हैं। आईटी अगेन बिकॉज रीप्राइसिंग हो रही है थोड़ी बहुत, जो उनका मार्जिन है नॉर्मलाइज हो रहा है। टेलीकॉम में जब 4G 5G में लोग मूव करेंगे तो वहां पे भी अगर मार्जिन थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब सेक्टर्स हमें लगता है कि इस साल अर्निंग्स ग्रोथ उसमें काफी तेज होगी, और अर्निंग्स ग्रोथ जहाँ पे होती है तेज, वहां हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स का मुनाफा भी हो सकता है। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। विशाल, मॉर्निंग। एक चीज़ और आपसे थोड़ा सा टेलीकॉम स्पेस पर एक व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा भारतीय एयरटेल को आपने रिड्यूस भी किया है, और जिस तरह से जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई भारतीय एयरटेल पर, टेलीकॉम स्पेस पर क्या क्या कंसर्न्स आपके और क्या रैशनल आपका रहेगा इस स्पेस पे? अनफॉर्चुनेटली मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज नहीं दे सकता हूँ इस चैनल पे, लेकिन एज अ सेक्टर जैसे मैंने बताया, हमें लगता है कि जो रीप्राइसिंग होगी इस सेक्टर में, वहां पे हो सकता है कि एज अ सेक्टर दे कुड बी अपॉर्चुनिटी। एंड रीप्राइसिंग इसलिए होगी कि लोग ग्रेजुअली मूव करते हैं फ्रॉम 2G टू 4G एंड नाउ 5G। तो जैसे जैसे 5G का रोल आउट होता है, वहां पे मार्जिन एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी भी टेलीकॉम कंपनीज को मिलेगी। ने जो 2023 के लिए अपने हाउस की मैसेजिंग की है अपने क्लाइंट्स को, वो क्या की है इन सेंस कि 2022 ऑलरेडी एक चैलेंजिंग ईयर था। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस जो हैं रिटर्न्स को लेके थोड़ी मॉडरेट होने चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैक्रो इश्यूज हैं टेबल पे, अनसर्टिनिटीज हैं जो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हैं? डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन मॉडरेट ही रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने सही बताया कि मैक्रो इश्यूज काफी हैं। सबसे बड़ा मैक्रो इशू एक्चुअली ग्लोबल है, इंडिया स्पेसिफिक उतना नहीं है। ग्लोबली रेट हाइक्स जो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं वो किस लेवल तक करते हैं, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है, तो वो उसका क्या इवेंचुअली आउटकम होता है, दैट विल प्ले ऑन द मार्केट। अब जो चाइना में अभी सिचुएशन है, जो चाइना के खोलने के बाद अभी जो कोविड वेव चल रही है वहां पे, वो कब तक चलती है, उसकी पॉलिसी रिएक्शन क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रोथ का क्या होता है चाइना में, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो मैक्रो फैक्टर्स ग्लोबल काफी इंपॉर्टेंट है हमें देखना। डोमेस्टिकली भी मैक्रो फैक्टर्स, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन हो जाएंगे। इंपोर्ट्स हमारे काफी हाई रहे हैं बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन हाई है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट एडवर्स है अभी, तो उसे हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे भी होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स। तो मार्केट की अर्निंग्स जो है वो हमें लगता है कि 18 से 20% हो सकती है ईपीएस ग्रोथ। एज एन इकोनॉमी आपको सबको पता है कि इंडिया इज डेफिनेटली ब्राइट स्पॉट राइट नाउ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वैल्यूएशंस थोड़े हाई लेवल पे हैं,
वैल्यूएशंस अगर आप रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स देखें या ग्लोबल मार्केट्स देखें, इंडिया की वैल्यूएशंस हायर साइड पे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो वैल्यूएशंस को डिफेंड करने के लिए जो इंडिया की सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो प्रॉबेबली उसको एक सपोर्ट देती है। इसलिए इन्वेस्टर्स अपना एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट रखें। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड या जो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट एक्विटी हैं तो डेफिनेटली आपको नॉर्मल वेट हो जाना चाहिए, बट इस मार्केट में बहुत ज्यादा ओवरवेट होके बहुत ज्यादा लाभ आपको थोड़ा मॉडरेट करना पड़ेगा अपना एक्सपेक्टेशंस। इसलिए हमें लगता है कि डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ should be the main factor that we should look out for. अभी अर्निंग सीजन इस क्वार्टर का आई थिंक इम्पोर्टेंट है, बट आगे अगले कई क्वार्टर्स में कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स एंड जो चाइना का इवेंचुअल आउटकम होता है, these will be key factors. ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप विशाल आज समय देने के लिए और ये सारा एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए, आज 18 स्वदेश पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।